संविधान की उद्देशिका की। काहे की बात करेंगे? उद्देशिका की। तो उद्देशिका में है, उद्देशिका है क्या हमारी? इसमें उद्देशिका में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर से समझेंगे इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, 3 न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26/11/1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। तो इसमें मेन मॉड्यूल जो है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या है मेन मॉड्यूल? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और कभी कभी क्रम लगाने दे देता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ये बात इसमें बताई गई है। तो हमको इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया। और उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को संविधान में स्वीकार किया गया है। संविधान में उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। अच्छा, इसमें एक बात, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। यहाँ पे जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात उद्देशिका में बताई गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं बताई गई। आर्थिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बताई गई है। आगे बता रहे हैं, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म के न्याय की स्वतंत्रता नहीं है। धार्मिक न्याय की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात उद्देशिका में नहीं बताई गई। आर्थिक न्याय नहीं बताया गया है, धार्मिक न्याय नहीं बताया गया है। कुल 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं उद्देशिका में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय बताए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं और उद्देशिका में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता और धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। उद्देशिका में धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई, ना ही आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही गई। आर्थिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं बताई गई है। और धार्मिक न्याय की बात नहीं बताई गई, धार्मिक न्याय नहीं बताया गया है। उद्देशिका में धार्मिक न्याय नहीं है और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान रहेगा ना। अच्छा, बेरुवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बेरुवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। और बम्बई वाद में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका को संविधान का भाग माना है कौन से? बम्बई वाद में। बम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। और बेरुवारी वाद पहले आया है। बेरुवारी वाद में संविधान का भाग उद्देशिका को नहीं माना है। संविधान का भाग उद्देशिका को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी वाद में। और बम्बई वाद में धारणा प्रस्तुत की
उद्देशिका संविधान का भाग है। धारणा प्रस्तुत की, केवल धारणा प्रस्तुत की है बुम्मईवाद में, और लेकिन केशवानंदवाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया। केशवानंदवाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया है, और बुम्मईवाद में धारणा प्रस्तुत की, खाली धारणा बताई कि उद्देशिका संविधान का भाग है, धारणा प्रस्तुत की बुम्मईवाद में। बेरूबारीवाद में तो माना ही नहीं। बेरूबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भाग जो है उद्देशिका को नहीं माना, लेकिन बुम्मईवाद में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, धारणा प्रस्तुत की। और केशवानंदवाद में, केशवानंदवाद 1973 में आया है, केशवानंदवाद में इन्होंने मान लिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, और गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना है। देखो, केशवानंदवाद में स्वीकार कर लिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, और गोलकनाथवाद में, ये ध्यान रखना, अगर पूछे किस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना है, तो ये ध्यान रखना, गोलकनाथवाद में। अब इनकी हम डेट बताएंगे कौन से सन में आया गोलकनाथवाद। तो गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना है। कौन से वाद में माना है? गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना है गोलकनाथवाद में। गोलकनाथवाद 1967 में आया था, पहले गोलकनाथवाद आया है ना, उसके बाद केशवानंदवाद आया है। तो गोलकनाथवाद आया 1967 में और केशवानंदवाद आया 1973 में, है ना। तो गोलकनाथवाद में इन्होंने माना कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। क्लियर। अब हम बात करेंगे जो कि 5 प्रकार की रिटें जारी होती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं हैवियस कार्पस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैवियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश देता है। व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है गिरफ्तारी का तरीका अवैध होने पर। गिरफ्तारी का तरीका अवैध होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश देता है हैवियस कार्पस के तहत। जैसे किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और गिरफ्तारी उसकी करने योग्य नहीं थी, उसको बंद करके रखे हैं, 24 घंटा के ऊपर हो गया, 48 घंटा हो गया, 1 हफ्ता हो गया, उसको छोड़ ही नहीं रहे, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके हैवियस कार्पस रीड कर सकते हैं। जब आप हैवियस कार्पस करेंगे, आपके परिवार का कोई सदस्य है या आपका कोई रिश्तेदार है, तो आप हैवियस कार्पस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो पुलिस को उसको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, कारण बताना होगा कि किस कारण से आप जो है इसको रखे हैं। क्लियर। तो व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है हैवियस कार्पस। हैवियस कार्पस समझ गए? इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कार्पस। दूसरी रिट है आपकी मंडेमस, इसको बोलते हैं परमादेश। मंडेमस को क्या बोलते हैं? परमादेश। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी मतलब जो कि सरकारी नौकर है, सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है। कोई अधिकारी जो है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी यानी कोई सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, तब उसको जो है न्यायालय मंडेमस रिट जारी करता है। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, तो उसको न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? मंडेमस, परमादेश। बात समझ में आ गई? पहला हमने बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं हैवियस कार्पस, और दूसरा हमने बताया मंडेमस, मंडेमस को बोलते हैं परमादेश। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है।
अच्छा, तीसरी रिट जारी होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब निषेध, निषेध मतलब मना करना। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन कब जारी होती है? प्रोहिबिशन कब जारी होती है? जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती है तो प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। प्रोहिबिशन मतलब निषेध, प्रोहिबिशन मतलब निषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करता है तो प्रोहिबिशन रिट जारी होती है। प्रोहिबिशन। आपकी क्यूरंटो है चौथी रिट, क्यूरंटो, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार प्रेक्षा। क्या बोलते हैं? क्यूरंटो को अधिकार प्रेक्षा। ये कब जारी होती है? जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जो कि उसके लिए ठीक नहीं है, जो कि उसका हक नहीं है ना। जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जो कि उसका हक नहीं है, उसका हकदार नहीं है, तब अधिकार प्रेक्षा रिट जारी करता है। तब अधिकार प्रेक्षा रिट, क्यूरंटो अधिकार प्रेक्षा बोलते हैं इसको। क्यूरंटो क्या बोलते हैं? अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा कब जारी होती है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जो कि उसका हक नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जो कि उसका हक नहीं है, तब ऐसे समय में जो है क्यूरंटो अधिकार प्रेक्षा रिट जारी होती है। क्यूरंटो, जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जो उसका हक नहीं है। और हमारी पांचवी और अंतिम रिट है उत्प्रेषण या केरिटरी। केरिटरी उत्प्रेषण, ये कब जारी होती है? जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करती है। जब निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करती हैं तब न्यायालय ऐसे मामलों में ऊपरी अदालतों को हस्तांतरित कर देता है। अच्छा, कह रहे हैं उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट अर्थात केरिटरी, निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करती हैं तब न्यायालय ऐसे मामलों को ऊपरी अदालतों को हस्तांतरित कर देता है। इसको कहते हैं उत्प्रेषण या केरिटरी। जब निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करती हैं, उनका मामला है भी नहीं, उनकी क्षमता है 20 लाख का मामला सुनने का, और वो सुन ले 2 करोड़ का मामला, कोई न्यायालय है ना, उसने मामला ले लिया, तो ऐसे मामलों को जो सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है, संज्ञान में आता है, तो ऐसे मामलों को वो ऊपरी अदालतों को हस्तांतरित करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करता है। उत्प्रेषण या केरिटरी रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो 5 प्रकार की रिटें हमने आपको बताई है। पहली बताई है हाइबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी बताई है मेंडेमस। पहली हमने हाइबियस कॉर्पस बताई थी। हाइबियस कॉर्पस में क्या बताया था? व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है जब गिरफ्तारी का तरीका अवैध हो। और परमादेश दूसरी हमने बताई मेंडेमस, परमादेश, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है तब जारी होती है कौन सी? जारी होती है मेंडेमस। और प्रोहिबिशन या निषेध कब जारी होती है? प्रोहिबिशन या निषेध, निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती है तब जो है प्रोहिबिशन जारी होती है। जब निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके सुनवाई करती हैं, जो निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती हैं तो प्रोहिबिशन या निषेध रिट जारी होती है। क्यूरंटो या अधिकार प्रेक्षा, जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जो कि उसका हक नहीं है। जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जो कि उसका हक नहीं है, तब न्यायालय जो है क्यूरंटो या अधिकार प्रेक्षा रिट जारी करता है। केरिटरी या उत्प्रेषण रिट तब जारी करता है जब निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करती हैं,
तब न्यायालय ऐसे मामलों को ऊपरी अदालतों को हस्तांतरित कर देता है। जब न्यायालय को लगता है कि निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य कर रही हैं, तब ऐसे मामलों को ऊपरी अदालतों में हस्तांतरित करने के लिए उत्प्रेषण या क्लैरिटरी रिट जारी होती है। उत्प्रेषण या क्लैरिटरी रिट जारी होती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। पहले हम बात कर लेंगे मौलिक अधिकार में संशोधन के संबंध में। पहले जानो शंकरी प्रसाद वाद कौन से सन में आया है। तो शंकरी प्रसाद वाद आया है 1951 में और सज्जन सिंह वाद आया 1965 में। शंकरी प्रसाद वाद कब में आया? 1951 में, और सज्जन सिंह वाद 1965 में। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। कौन कौन से वाद में कहा? शंकरी प्रसाद वाद 1951 और सज्जन सिंह वाद 1965 में। शंकरी प्रसाद जब गए सुप्रीम कोर्ट तब 1951 था, और जब सज्जन सिंह गए 1965 था। और सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद दोनों वादों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, दोनों में कहा ये बात। ठीक। अच्छा, गोलकनाथवाद आया 1967 में। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथवाद 1967 में कहा कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तब संसद ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन किया। 24वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किए। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया। ठीक है। और इन्होंने जो है संशोधन करके कहा कि जो है इसमें जो है ऐसा कानून बना दिया कि जिससे जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सके, है ना। तो जब 24वां संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद फिर केशवानंद वाद आया है 1973 में। 24वें संशोधन के बाद केशवानंद वाद आया 1973 में। तब जो है संशोधन को मान्यता प्रदान की गई। अच्छा, 24वां संविधान संशोधन जो कि संसद ने किया था, उसको जो है संशोधनों को मान्यता दे दी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदवाद में। केशवानंदवाद में क्या किया कि जो संसद ने संशोधन किए थे 24वें संविधान संशोधन में, उनको जो है केशवानंदवाद में संशोधनों को मान्यता प्रदान कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, ये कहानी खत्म हो गई। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 में 4 व 5 संशोधन न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते। मतलब 42वें संविधान संशोधन में इन्होंने संसद ने 42वें संविधान संशोधन में जो है क्या किया, अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और कहा कि अनुच्छेद 368 4 व 5 में जोड़े गए संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 के 4 और 5 धारा में जोड़े गए संशोधन होंगे, और न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते। तो न्यायालय फिर गुस्सा आ गया। मिनर्वा मिल्स वाद आया 1980 में, आया शायद मिनर्वा मिल्स, है ना। 1980 में मिनर्वा मिल्स आया है हमारी समझ से। तो जब मिनर्वा मिल्स वाद आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और कहा, मिनर्वा मिल्स वाद में जो है 42वें संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया संसद ने, उसने सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत तत्व को बिना बदले। मिनर्वा मिल्स वाद में 42वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत तत्वों को बिना बदले, आधारभूत तत्वों को बिना बदले आप संशोधन कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। जैसे क्वेश्चन कभी कभी बना देता है कि जो है कौन से मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, कौन सा विदेशियों को प्राप्त है। तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि नागरिकों, मतलब भारतीय नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। वो मूल अधिकार कौन कौन से, इसको आपको याद रखना है। तो इसका एक ट्रिक से याद करेंगे। 14(6)(20 अनुच्छेद 14
और 20, 14 6 20, 21 21 का, 23 से 28 तक, 23 से 28 तक, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। ये जो है अनुच्छेद ऐसे हैं, पहले फिर से इसको रिवाइज करेंगे। अनुच्छेद 14, 14 6 20, अनुच्छेद 14 20, अनुच्छेद 20 21 21 का, 23 से 28 तक, और अनुच्छेद 32। फिर से ध्यान करो, 14, 14 6 20 20, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 21 का, 23 से 28 तक, अनुच्छेद 32। ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें जो है ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको जो है भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। समझ गए? 14 20 21 21 का, 23 से 28 तक, और अनुच्छेद 32, ये भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। याद रहेंगे? याद रखना। आगे देखिए, कह रहे संपत्ति का अधिकार कैसा है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है? वैधानिक या विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है? वैधानिक या विधिक अधिकार हो गया है। अगर आप क्वेश्चन पूछेगा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो वैधानिक या विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार हमको कैसे मिला है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मिला है। तो सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में है ना, संपत्ति का अधिकार तो 300 का में है, तो ये विधिक और वैधानिक अधिकार है। इसको बोल रहे हैं संपत्ति के अधिकार को विधिक और वैधानिक अधिकार, और सूचना के अधिकार को केवल विधिक अधिकार कहा गया। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है और संपत्ति का अधिकार विधिक और वैधानिक दोनों में आ जाएगा, विधिक भी है और वैधानिक भी है। आगे क्या बता रहे हैं? अनुच्छेद 19 एक डी और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19 एक डी और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19 एक डी और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। अच्छा, आगे इन्होंने बताया है कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को जो है संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? मौलिक अधिकार संविधान में क्यों शामिल किए गए? मौलिक अधिकार संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में इसलिए शामिल किया गया कि देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो सके, देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो सके। इसलिए मौलिक अधिकारों को हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया है मौलिक अधिकारों को? कि देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो सके। अब क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य ये रहा, क्या रहा? डीपीएसपी को क्यों शामिल किया गया संविधान में? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, क्या स्थापित करने के लिए? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। और मौलिक अधिकारों को क्यों शामिल किया गया? देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए। अच्छा, अनुच्छेद ये जो है 3 ठे अनुच्छेद जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, जिसमें है अनुच्छेद 39 का, 39 चा और 43 का। 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 39 का, 39 चा और 43 का। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 का, 39 चा और 43 का। ये अनुच्छेद जो है
जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 39 का, 39 चा और 43 का। अच्छा, एक चीज और जानते हैं क्या आप? राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां कौन सी हैं? तो राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं 3। कौन कौन सी? विधेयकों को आपत्ति सहित वापस करना, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है। ये किसी से इसमें सलाह नहीं लेता है। राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति है विधेयकों को आपत्ति सहित वापस करना, विधेयकों को रोक कर रखना, विधेयकों को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना। ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं 3। कौन कौन सी? विधेयकों को आपत्ति सहित वापस करना, विधेयकों को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना। विधेयकों को आपत्ति सहित वापस करना, विधेयकों को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना। ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है। संसद को संदेश भेजने की शक्ति कैसी शक्ति है? ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है, राष्ट्रपति की। इसको ध्यान रखना। अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लें, ये जानिए कि राष्ट्रपति जो हमारे देश में बने हैं, ये इनका क्रम जान लो। सबसे पहले राष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार क्रम बता रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पे राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। जब जाकिर हुसैन मर गए थे तब वीवी गिरी बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब जाकिर हुसैन की कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल में ही जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तो वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और उसी समय चुनाव हुआ फिर राष्ट्रपति के बाद में। जब चुनाव हुआ तो ये कार्यवाहक पद से हटे, तब उस समय एम हिदायतुल्लाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वो बन गए थे राष्ट्रपति, एम हिदायतुल्लाह। तब फिर इसके बाद जब जाकिर हुसैन के मरने के बाद वीवी गिरी बने, फिर जब ये चुनाव होने लगा तब हिदायतुल्लाह के हाथ में राष्ट्रपति की कमान चली गई। उसके बाद चुनाव हुआ तो फिर जो है वीवी गिरी जीत गए, वीवी गिरी ही राष्ट्रपति बन गए। तो इसमें हमारी बात ये क्रम से अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले नंबर पे, राधा कृष्ण दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पे वीवी गिरी। नाम याद करो, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू, राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। ये 4 का क्रम हो गया। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, 4 हो गए। इसके बाद जो है 5वें नंबर पे है फखरुद्दीन। फखरुद्दीन जो है, फखरुद्दीन आए हैं। फिर फखरुद्दीन के बाद जो है, फखरुद्दीन में जो है थोड़े समय के लिए बीडी जत्ती भी रहे हैं। बीडी जत्ती क्यों बनाए गए थे फखरुद्दीन के समय? फखरुद्दीन के समय थोड़े समय के लिए बने हैं बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती को हमको याद नहीं रखना है, ठीक है? तो हमको क्या याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन पहले हमने 4 याद किए थे। कौन कौन? राजेंद्र जी, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। और वीवी गिरी के बाद आया फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन। वीवी गिरी के बाद कौन आया है? फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आया है आर वेंकट रमन। और आर वेंकट रमन के बाद आया है शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन। उसके बाद आए एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। प्रतिभा पाटिल, तो इसको याद करो, वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर पे हैं, राष्ट्रपति बनी है। और 11वें नंबर पे एपीजे अब्दुल कलाम बने हैं। और इस समय जो है कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं व्यक्ति के अनुसार।
तो वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। अब हमको पूरा शुरू से बताना है कौन कौन रहे राष्ट्रपति हमारे देश के। तो हम पहले चार बताएंगे। राजेंद्र प्रसाद नंबर 1, राधा कृष्ण नंबर 2, राधा कृष्ण नंबर 2, नंबर 3 पे है जाकिर हुसैन, नंबर 4 वीवी गिरी। वीवी गिरी, वीवी गिरी के बाद हमने बताया था, वीवी गिरी के बाद आएंगे कौन? वीवी गिरी के बाद आएंगे फखरुद्दीन। फखरुद्दीन के बाद नीलम आई, नीलम संजीव रेड्डी। फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद आए ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, फिर से इसको रिवाइज करो। फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब फखरुद्दीन आए हैं वीवी गिरी के बाद, और फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। अब आर वेंकट रमन के बाद हमने बताया था कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आए, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जस्ट बाद के आर नारायणन। के आर नारायणन के बाद आए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और कलाम के बाद आई प्रतिभा पाटिल। इसको फिर से याद करेंगे। शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। इसको याद रखोगे ना? शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। और प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के बाद आए कोविंद। याद रहेगा, इस क्रम को याद रखना, राष्ट्रपतियों का क्रम है ये। अब हम लोग बात करेंगे विश्वास प्रस्ताव की। तो विश्वास प्रस्ताव अटल जी की सरकार में 2 बार आया है। अटल जी की सरकार में विश्वास प्रस्ताव कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो अटल जी की 2 बार सरकार गिर गई थी। विश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में आता है। विश्वास प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा में रखा जाता है। आगे बता रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। यदि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में यदि प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य हो, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं कर सकता है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में प्रधानमंत्री वोट नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्रियों के ये जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रियों के चयन के लिए पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं अपने, तो ये मंत्रियों के चयन के लिए पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए पूर्णतया स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ का पद, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? लाभ का पद का निर्णय केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल करता है। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल लाभ के पद का निर्णय करते हैं। लाभ का पद का निर्णय जान गए? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल लाभ के पद का निर्णय करते हैं। वर्तमान में 52 मंत्रालय हैं हमारे देश में, और स्वतंत्रता के समय 18 मंत्रालय थे। वर्तमान समय में 52 मंत्रालय हैं। इस समय हमारे देश में 52 मंत्रालय हैं, और जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय 18 मंत्रालय थे। आगे बता रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ध्यान रखना, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति पाता है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के व्यक्तिगत कृत्यों के लिए सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। राज्यपाल के व्यक्तिगत कृत्यों हेतु, व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही में लाने के लिए उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। राज्यपाल को 2 महीने पहले
सूचना देनी होगी, इस बात को ध्यान रखना। प्रधानमंत्री के दायित्व प्रधानमंत्री के दायित्व अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री के दायित्व किस में बताए गए हैं? अनुच्छेद 78 में बताए गए हैं। प्रधानमंत्री के दायित्व किस में बताए गए? अनुच्छेद 78 में। मंत्रियों में उक्त कार्य के नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। मंत्रियों में जो उक्त कार्यों के नियम होते हैं वो राष्ट्रपति बनाते हैं। मंत्रियों के लिए नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाते हैं। मंत्रियों में नियम कौन बनाता है? मंत्रियों के लिए मंत्रियों के कार्यों के लिए नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की भी हमने बात कही थी कि अगर जो है प्रधानमंत्री जो है उच्च सदन का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं कर सकता है। ये बात अभी हमने बताई थी आपको। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा निचले सदन में आता है, लोकसभा में आता है अविश्वास प्रस्ताव, और विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है और कम से कम 50 सदस्यों के अनुसमर्थन से जो है विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव है ना, अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के अनुसमर्थन से लाया जाता है, ठीक है, आता है। और स्पीकर की मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर वोटिंग होनी चाहिए। अगर स्पीकर की अनुमति मिल गई कि अविश्वास प्रस्ताव ठीक है हम कबूल कर रहे हैं आपका, तो 10 दिन के भीतर, स्पीकर की अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर वोटिंग करानी होती है। स्पीकर की अनुमति मिलने के 10 दिनों के भीतर वोटिंग करानी होती है। अच्छा, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू जी के समय जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके समय आया है? नेहरू जी के समय 1963 में आया था, जेबी कृपलानी द्वारा लगाया गया था। समर्थन में 62 वोट और विरोध में 347 वोट पड़े थे। नेहरू जी के समर्थन में 62 वोट और विरोध में 347 वोट पड़े थे। तो पहली बार नेहरू जी की सरकार में 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब तक सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी की सरकार में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए थे। अब तक जो है सबसे ज्यादा बार जो अगर किसी की सरकार में अविश्वास प्रस्ताव आया है तो वो आया है इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार में अब तक सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, 15 बार। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव के कारण 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये लोकसभा के नियम 198 के तहत लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये लोकसभा के नियम 198 के तहत लाया जाता है, ठीक है, 198 के तहत लाया जाता है। आगे बता रहे हैं, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, अर्थात मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। तो ये बात जो है 2003 में राज्यसभा में ये बाध्यता समाप्त कर दी गई थी। अब ये जो है लोकसभा में भी समाप्त हो गई है। ये जरूरी नहीं है, अगर किसी कैंडिडेट को लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो ये जरूरी नहीं है कि जिस जगह से वो लड़ रहा है वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम हो या वह वहाँ का रहने वाला हो। ये अब जरूरी नहीं है। ये बाध्यता 2003 में राज्यसभा में समाप्त हुई और लोकसभा में भी समाप्त हो चुकी है। अब कहीं भी ये बाध्यता नहीं है, आप चाहे जहाँ से चाहे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है बाबू। आगे देखिए, 2003 में समाप्त हो चुकी है। लोकसभा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। कहते हैं लोकसभा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। कब? जब उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होते। कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर उसको प्राप्त नहीं हुए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लोकसभा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। लोकसभा प्रत्याशी क्या हो जाती है? जमानत जब्त हो जाती है। अगर उस प्रत्याशी को कुल प्राप्त मतों का
कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए, कुल वैध मतों का अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए तो उस प्रत्याशी की क्या हो जाती है, जमानत जब्त हो जाती है। क्या हो जाती है, जमानत जब्त हो जाती है। लोकसभा में वर्तमान समय में 530, टोटल 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, 552। 530 राज्यों से, 20 सदस्य यूटीज से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, तो कुल मिला के 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। 530 राज्यों से, 20 सदस्य यूटीज से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, टोटल मिला के 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में हैं कितने सदस्य, तो वर्तमान समय में लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से हैं, 13 सदस्य यूटीज से आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। इस समय वर्तमान समय में कितनी लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, 545। 530 राज्यों से, 13 सदस्य यूटीज से आते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक, आगे क्या बता रहे हैं, संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है दोनों सदनों में, यानी लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है और राज्यसभा में। तो ये बात ध्यान रखना, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में। अभी हमने तुमको बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो चयनित होता है। लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, चयन होता है। लोकसभा अध्यक्ष चयनित होता है, लोकसभा अध्यक्ष चयनित किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और लोकसभा अध्यक्ष चयनित होता है। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष चयनित होता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है, चयनित होता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, वह सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। जब वो चुनाव जीत के आते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहले ही शपथ ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वो अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। क्लियर, आगे बता रहे हैं लोकसभा चुनाव में जमानत राशि क्या है। तो लोकसभा के चुनाव में कहते हैं कि अगर कुल वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त हुए तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो जमानत राशि है कितनी, तो जनरल कैंडिडेट की लोकसभा में जमानत राशि है 25,000 रुपये और SC ST OBC ST ST, इसमें SC ST दिया है, जनरल की 25,000 बताया है, तो जनरल OBC सेम होगा 25,000 है ना। SC ST की 12,500 रुपये लोकसभा में जमानत राशि है। जनरल की है 25,000 जमानत राशि और SC ST की कितनी है 12,500 जमानत राशि लोकसभा में। लोकसभा में जनरल की जमानत राशि है 25,000 रुपये और SC ST की है 12,500 रुपये लोकसभा में जमानत राशि हमने बताया है। और विधानसभा में जनरल OBC की है 10,000 रुपये और SC ST की है 5,000 रुपये जमानत राशि। जमानत राशि विधानसभा में 10,000 रुपये, जनरल OBC की 10,000 रुपये है जमानत राशि और SC ST की 5,000 रुपये, यानी जमानत राशि जो है SC ST की जो जमानत राशि है वो जनरल की आधी है। जैसे जनरल को विधानसभा में 10,000 रुपये जमानत राशि, तो SC ST को 5,000 रुपये और लोकसभा में 25,000 रुपये है जनरल को और SC ST को 12,500 रुपये जमानत राशि है SC ST की लोकसभा में। क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। आगे बता रहे CAG की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। CAG की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। CAG की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है और भारत का सॉलिसिटर जनरल न्यायिक सलाहकार होता है। देश का वरिष्ठतम लोक सेवक कौन है, देश का वरिष्ठतम लोक सेवक है मंत्रिमंडल सचिव। देश का वरिष्ठतम लोक सेवक किसको कहते हैं, मंत्रिमंडल सचिव को। देश का वरिष्ठतम लोक सेवक है कौन, मंत्रिमंडल सचिव।
देश का वरिष्ठतम लोक सेवक है मंत्रिमंडल सचिव। अच्छा, आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक नहीं। अगर आपातकाल लगा है तो संसद का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक नहीं। अगर समाप्ति जैसे एक बार बढ़ाया गया 1 साल के लिए और समाप्त नहीं हुआ आपातकाल तो आगे बढ़ सकता है 1 साल और, लेकिन जिस दिन समाप्त होगा उसके समाप्त होने के 6 माह से अधिक नहीं। आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो क्वेश्चन हमारा था आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक नहीं। आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अच्छा, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष, स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष स्थगन कर देता है। सदन जब चल रहा होता है तो स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लेकिन सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष और सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विपक्षी दल है तो कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। अगर विपक्षी दल की मान्यता चाहिए आपको तो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य आपके पास होने चाहिए। विपक्षी दल होने के लिए विपक्षी दल हेतु कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। विपक्षी दल हेतु कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव व्यय, लोकसभा में चुनाव की जो व्यय की सीमा है 70 लाख रुपए है। देखो हमने भी बताया था लोकसभा में जमानत राशि जनरल की 25,000 और SC ST की 12,500 और लोकसभा में जो चुनाव में व्यय करने की सीमा है 70 लाख है लोकसभा में, और विधानसभा में 28 लाख। लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं चुनाव में लुभाने के लिए 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं और विधानसभा में 28 लाख, विधानसभा में 28 लाख रुपए तक व्यय सीमा है। लोकसभा में जो है 70 लाख रुपए व्यय सीमा है। 70 लाख रुपए व्यय कर सकते हैं लोकसभा में और विधानसभा में 28 लाख रुपए व्यय सीमा है। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 13 मई 1952 को हुआ। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ, 13 मई 1952 को। अब हम बात करेंगे महान्यायवादी की। महान्यायवादी अनुच्छेद किसमें है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में होगा महान्यायवादी। CAG अनुच्छेद 148 में, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। अच्छा, तो हम बात करेंगे महान्यायवादी की। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। राष्ट्रपति इसको जो है वेतन डिसाइड करता है, जितना राष्ट्रपति कहेंगे उतना इनको मिलेगा। तो महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है और इसके पश्चात पर्यंत का पद पर बना रहता है, मतलब इसके पश्चात पर्यंत कार्य करेगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करेगा। किसके पश्चात पर्यंत कार्य करेगा महान्यायवादी? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करेंगे महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और मतदान नहीं कर सकता है। सभी न्यायालयों में सुनवाई भी कर सकते हैं। महान्यायवादी सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकते हैं, है ना, और दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है राज्यों में महाधिवक्ता होता है। राज्य महाधिवक्ता, ये अनुच्छेद 165 में बताया गया है। राज्य महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है और ये जो है राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत, यानी महाधिवक्ता राज्यों में होता है तो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे और राज्यपाल जो पारिश्रमिक इनको निर्धारित करेगा वही इनको मिलेगा, है ना। राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक जो है राज्य महाधिवक्ता पद पर रहेंगे और केंद्र में राष्ट्रपति महान्यायवादी
को नियुक्त करते हैं और उन्हीं के पश्चात पर्यंत महान्यायवादी कार्य करता है केंद्र में, और राज्यों में राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं राज्य महाधिवक्ता। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 148 सीएजी की। सीएजी इसको कहते कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है इसकी। कैग जो होता है सीएजी अनुच्छेद 148 में है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन इसको पद से हटाने की रीति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो रीति है उसी रीति से इसको पद से हटाया जा सकता है। किसको? सीएजी को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। समझ गए? तो सीएजी है किसमें? अनुच्छेद 148 में है और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसको उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसी तरह इसको हटाया जा सकता है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है। सीएजी की आयु, सीएजी की जो कार्य करने की जो है कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक का होता है। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूर्ण होने तक। अब हमारा क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति की आंख किसको कहते हैं? सीएजी को। लोक लेखा समिति की आंख कौन है? सीएजी। लोक लेखा समिति की आंख सीएजी है। यह 3 लेखा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। सीएजी जो होता है ये 3 लेखा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और लोक लेखा समिति की आंख कहा जाता है इसको, सीएजी को। और 3 लेखा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर परीक्षा रिपोर्ट। 3 रिपोर्टें हैं। नंबर 1 विनियोग लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट, नंबर 2 वित्त लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट, नंबर 3 सरकारी उपक्रमों पर परीक्षा रिपोर्ट। ये 3 प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये 3 प्रतिवेदन जो है ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कौन? सीएजी। सीएजी। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। अभी हमने बताया था आपको लोकसभा के बारे में। लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान समय में 545 है ना, 552 हो सकते हैं। इसमें 530 जो है राज्यों से और 20 यूटीज से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हो सकते हैं लोकसभा में, है ना। लेकिन वर्तमान समय में 530 राज्यों से हैं और 13 सदस्य यूटीज से हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है। टोटल 545 सदस्य हैं लोकसभा में। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा में टोटल जो है 250 सदस्य हो सकते हैं, 238 राज्यों और यूटीज को मिला के, 238 राज्यों और यूटीज को मिला के, है ना। और 12 सदस्य एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन नहीं, वही एंग्लो इंडियन समझो, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे 12 सदस्य ऐसे होंगे। तो टोटल 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं, 238 राज्य प्लस यूटीज को मिला के, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में हैं कितने सदस्य? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 229 राज्यों से आते हैं, 4 सदस्य यूटीज से आते हैं, जिसमें से दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1। टोटल 4 राज्यसभा के सदस्य आते हैं यूटीज से, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1। तो 4 ये हो गए, 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से, और 229 राज्यों से, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 229 प्लस 4 प्लस 12 टोटल मिला के हो गया 245। कुल मिला के वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? 245 सदस्य। सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ध्यान रखना, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। किसका चुनाव? राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, न कि मनोनीत। कौन से सदस्य करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जैसे यूपी की जो राज्य विधानसभा सीट खाली होगी
तो यूपी के ही विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही उसका चुनाव में वोटिंग करेंगे। अगर एमपी से खाली हुई तो एमपी के विधानसभा के जो सदस्य होंगे निर्वाचित, वो जो है राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में है। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे है राज्यसभा में? जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के अनुपात में है। सर्वप्रथम अभी हमने बताया था कि लोकसभा का पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी, और राज्यसभा का गठन सबसे पहले सर्वप्रथम कब हुआ? 3 अप्रैल। अप्रैल यानी पहले हुई है, मई में बाद में लोकसभा गठित हुई। राज्यसभा का जो पहला राज्यसभा का जो गठन हुआ है ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ। क्वेश्चन एक बार पीछे से पूछ चुका है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ है। अच्छा, निर्वाचन प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इनका निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का, ये निर्वाचन प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अच्छा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर साल जो है, प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में, हर साल नहीं, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा से प्रति 2 वर्ष में, 2 वर्ष ध्यान रखना, प्रति 2 वर्ष, ना कि प्रत्येक वर्ष, प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है ना? तो उपराष्ट्रपति पादेन सभापति, चुनाव इसका कैसे होता है उपराष्ट्रपति का? तो दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ऐसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। अगर पूछते राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा यानी दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को सभापति चुनती है या अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। अच्छा, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। उपसभापति जो होता है वो उसी सदन का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति तो उसका सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति बाहर से चुन के आता है। लेकिन जो उपसभापति होता है, जो कि हरिवंश सिंह है, अपने राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सिंह है, तो ये जो है राज्यसभा के सदस्य भी हैं। जो उपसभापति होता है वो उसी राज्यसभा का सदस्य होता है, और उसी के जो सदस्य होते हैं अपने में से मिलके उसको चुनते हैं, और यह अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। अगर त्यागपत्र हरिवंश जी देंगे तो एम वेंकैया नायडू जी को देंगे, है ना? तो उपसभापति किसको त्यागपत्र देता है? सभापति को। और सभापति त्यागपत्र किसको देता है? उपसभापति को। यहाँ पे ये ध्यान रखना। क्लियर? आगे बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में संकल्प पारित करे। अगर उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करे तो उसे लोकसभा, जिससे लोकसभा सहमत हो। अच्छा, कह रहे हैं अगर राज्यसभा कोई संकल्प पारित करे और जिसमें जो है लोकसभा सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? अगर राज्यसभा संकल्प पारित करे और लोकसभा उस पर अपनी सहमति दे दे। अगर राज्यसभा कोई जो है संकल्प पारित करे और
संकल्प पारित करे और लोकसभा उस पर सहमति दे दे, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 249 की, 250 की, अनुच्छेद 252 की और 253 की। ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 249 की। अनुच्छेद 249 के तहत जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे, तब राष्ट्रीय हित में केंद्र राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 ध्यान रखना, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक है, तब केंद्र राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन ये कानून 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहता है। ये बात ध्यान रखना, 249 के तहत बनाया गया कानून 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, ठीक। और कब बनेगा कानून? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में इस कानून का आना आवश्यक है, इस कानून का आना आवश्यक है, तब केंद्र उस पर कानून बनाएगा राज्य सूची विषय पे। उस समय केंद्र राज्य सूची विषय पर कानून बनाएगा, लेकिन ऐसा कानून 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक प्रवृत्त नहीं रह सकता। 249 समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 250 की। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है या आपातकाल की समाप्ति के बाद। देखो अनुच्छेद 250 के तहत केंद्र कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के तहत केंद्र कानून बना सकती है जब आपातकाल लागू हो। कब बना सकती है? जब आपातकाल लागू हो। लेकिन आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन यह आपातकाल अगर समाप्त हुआ उसके 6 माह से अधिक प्रभावी नहीं रहेगा। आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक अनुच्छेद 250 के तहत बनाया गया केंद्र द्वारा कानून प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 में राज्यसभा अगर संकल्प पारित करे तब केंद्र जो है राज्य सूची विषय पर कानून बना सकता है और वो 1 वर्ष तक लागू रहता है। और अनुच्छेद 250 में यदि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के 6 माह से अधिक, आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक ये कानून प्रभावी नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? तो अनुच्छेद 249 समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 252। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से कानून बना सकती है केंद्र। जब 2 राज्य सहमत हो और जावे कहा है कि हम लोग दोनों लोग चाहते हैं कि हमारे विषय, राज्य सूची के विषय पे हमारे लिए साहब कानून बना दो मोदी जी, तो मोदी जी 252 के तहत कानून बना देंगे। यानी केंद्र तब जब 2 राज्य सहमति से जाएंगे तो 252 के तहत कानून बना देगा। और 253 के तहत अंतर्राज्यीय प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, अनुच्छेद 253 के तहत तब कानून बनाएगा अंतर्राज्यीय प्रभावों को प्रभावी बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 253 के तहत कानून बनाएगा। तो पहला हमने बताया जब राज्यसभा संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक है 2/3 बहुमत से, तो अनुच्छेद 249 के तहत कानून बना सकते हैं। और 250 में क्या हमने बताया? 250 में जब आपातकाल की स्थिति हो, 250 के तहत केंद्र राज्य सूची विषय पर कानून बना सकता है। 252 में हमने बताया जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर जो है केंद्र के पास जाएं कि राज्य सूची विषय पर कानून बना दीजिए, तब जो है केंद्र इस पर कानून बना सकता है 252 के तहत। अनुच्छेद 253 के तहत कानून कब बनाएगा? जब अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए। अनुच्छेद 253 के तहत केंद्र कब कानून बनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए। आगे बता रहे हैं, राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। अनुदान मांगों पर यानी धन विधेयक पर मतदान नहीं कर सकती। उसको राज्यसभा को बस केवल अपनी परामर्श दे देगी कि ऐसे ऐसे कर लो, हमको लग रहा है ये सही है, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकती। तो राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, इसको ध्यान रखना।
राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। अच्छा, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं है राज्यसभा के पास। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य संख्या कम से कम सबसे कम कहाँ पे है, किस राज्य में? राज्यसभा के सदस्यों की कह रहे हैं राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य संख्या सबसे कम किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों जगह 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यों की बात कर रहे हैं। अगर यूटीज में पूछे, यूटीज को मिला के पूछे तो पुदुचेरी में एक ही सदस्य निर्वाचित होता है राज्यसभा से, है ना। लेकिन अगर राज्यों की बात पूछ रहा है तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं, 3 सदस्य। क्लियर? अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों की राज्यसभा का जो सदस्य होता है, इसका राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। आगे बता रहे हैं, कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। कोई मंत्री अगर बन गया, जैसे कोई राज्यसभा का सदस्य है, उसको मंत्री बना दिया मोदी जी ने, तो वो राज्यसभा का सदस्य जरूर है, लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। वो राज्यसभा का सदस्य है लेकिन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है ना। अभी जो हमने आपको बताया था कि 249 के तहत राष्ट्रीय हित में जो है कानून बना सकते हैं, जो अगर राज्यसभा संकल्प पारित करे 249 के तहत केंद्र जो है राजसूची विषय पर कानून बना सकती है। बताया था ना भाई 249 में 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, लेकिन ऐसी विधि संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। 249 के तहत जो कानून बनेगा, केंद्र बनाएगा, वो किसी भाग के लिए भी बना सकता है, पूरे भारत के लिए भी बना सकता है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बता रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, ये सब संसद के अधिकारी होते हैं। संसद के अधिकारी कौन कौन से हैं? लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और महासचिव। महासचिव ये सब जो है संसद के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं, संसद के अधिकारी हैं। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठकें बुलाई जा सकती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था इसी बार कि वित्त संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जा सकता है? तो ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जा सकता है? साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर। साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब तक 3 बार बुलाया गया है ज्वाइंट सेशन। 1961 में दहेज निरोधक विधेयक के लिए, 1978 में बैंक सेवा आयोग पर और 2002 में पोटा पे। 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, 1978 में बैंक सेवा आयोग पर और 2002 में पोटा पर। यानी 61 में दहेज के लिए, 1978 में बैंक सेवा आयोग के लिए और 2002 में पोटा के लिए अब तक 3 बार जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। ज्वाइंट सेशन अब तक कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार किसमें? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार किसमें? अनुच्छेद 105 में। राज्यसभा सांसद बजिंदर सिंह हमदर्द को बिना सूचना के राज्यसभा में अनुपस्थित रहने के चलते जो है इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। संसद के कोई सदस्य को जो है अयोग्य कब घोषित कर दिया जाता है? जब वो जो है बिना सूचना के 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है, तो उसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है ना। तो ये जो राज्यसभा सांसद थे बरजिंदर सिंह हमदर्द, ये जो है बिना सूचना के अनुपस्थिति के चलते इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था संसद से। तो संसद के सदस्यों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 60 दिन के अंदर सूचना, मतलब 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित नहीं रह सकते।
और 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित हुए बिना सूचना के तो इनकी अयोग्यता का निर्णय आ जाता है। इस बात को ध्यान रखना भैया, है ना, ध्यान रहेगी ना, ये बात तो इसी संभवतः ध्यान रहेगी, आपको ध्यान रहेगी। अच्छा, मनोनीत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं कि नहीं? मनोनीत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं। मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, क्लियर, बनते ही है। ये सब दर्जा प्राप्त, अखिलेश की सरकार में सब दर्जा प्राप्त मनोनीत, दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं, उन्हीं को सबको मंत्री बनाता है, मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, लोकसभा की बात करेंगे, सॉरी लोक लेखा समिति की बात करेंगे। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और ये किसको रिपोर्ट करती है लोक लेखा समिति? स्पीकर को। लोक लेखा समिति किसको रिपोर्ट करती है? स्पीकर को। स्पीकर किसको रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति को। स्पीकर किसको रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति को। तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं और 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। और यही हाल है सार्वजनिक उपक्रम समिति में। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और सार्वजनिक उपक्रम समिति अपनी आख्या किसको पेश करती है? संसद को। अभी हमने ऊपर बताया था लोक लेखा समिति अपनी आख्या किसको देती है? रिपोर्ट स्पीकर को देती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देती है और सार्वजनिक उपक्रम समिति अपनी आख्या संसद को पेश करती है। अच्छा, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, उसी तरह से सार्वजनिक उपक्रम समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 2 समितियां हमने बताई, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। दोनों में 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, 22 सदस्य होते हैं टोटल। दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति रिपोर्ट करती है स्पीकर को और सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद को रिपोर्ट करती है। तीसरी समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं टोटल। और इसको जो है ये सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्य जो है कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से होते हैं। तो अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है तो प्राक्कलन समिति। ठीक है, आगे बता रहे हैं स्थायी समितियों में सदस्यों को लिया जाता है 2:1 के अनुपात में। स्थायी समितियों में सदस्यों को लिया जाता है 2:1 के अनुपात में। स्थायी जब समिति बनाई जाती है तो लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1, 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष ही, हमने भी बताया ना कि, अच्छा इसमें कह रहे हैं, इसको क्वेश्चन समझने वाली बात है। लोक लेखा समिति के बारे में बताया था 22 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है इसको मनोनीत कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और तीनों वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति और लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों जो है वित्तीय समितियां हैं। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? बताइए, संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखती है संसदीय समितियों के माध्यम से। संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। संसदीय समितियों के माध्यम से। कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे है? संघीय बजट से। कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे है? संघीय बजट से। कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे है? संघीय बजट से। ध्यानाकर्षण ने स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है, ध्यान रखना। ध्यानाकर्षण ने
स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण ने स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। खाद्य मिलावट अधिनियम 1954 में लागू हुआ। खाद्य मिलावट अधिनियम 1954 में लागू हुआ। खाद्य मिलावट अधिनियम कब लागू हुआ है? 1954 में। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। SC/ST एक्ट 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। इसके लिए नियम केंद्र सरकार बना सकती है। SC/ST एक्ट जो लागू हुआ है 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ है। SC/ST एक्ट कब लागू हुआ है? 30 जनवरी 1990। SC/ST एक्ट कब लागू हुआ? 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी 1990 SC/ST एक्ट लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। कौन? सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है और यह जो है लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। यह नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 25 अक्टूबर 1980 को। वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 25 अक्टूबर 1980 को। आगे बता रहे हैं ज्वाइंट सेशन में विधेयक उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या के साधारण बहुमत से पास हो जाता है। क्या कह रहे हैं? ज्वाइंट सेशन में, अच्छा, ज्वाइंट सेशन में विधेयक उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की संख्या के साधारण बहुमत से पास हो जाता है। अच्छा, ज्वाइंट सेशन में जो साधारण बहुमत कह रहे हैं, ज्वाइंट सेशन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की संख्या के साधारण बहुमत से पास हो जाता है विधेयक। ज्वाइंट सेशन में जो है, जो मत देने वाले होते हैं लोग, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से विधेयक पास हो जाता है। कोई भी विधेयक ज्वाइंट सेशन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की संख्या के साधारण बहुमत से पास हो जाता है। ज्वाइंट सेशन में विधेयक उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की संख्या के साधारण बहुमत से पास हो जाता है। संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन का अगर कोई विधेयक है तो उस पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, इसको याद रखना। भारत की संचित निश्चय किसको किसको वेतन मिलता है, जान लो। भारत की संचित निश्चय वेतन मिलता है राष्ट्रपति का वेतन, इनका जो है प्रारूप 2 में है सबका, जिनका जिनका बता रहे हैं, ध्यान रखना। भारतीय हमारा जो संविधान है उसकी अनुसूची 2 में इनके बारे में बताया गया है, इनके वेतन के बारे में। अनुसूची 2 में किसको किसका, और इसमें जो है ये जो वेतन पाते हैं सब जो है भारत की संचित नीति से पाते हैं। भारत की संचित नीति से वेतन मिलता है भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा उपसभापति एवं सभापति को। सभापति एवं उपसभापति, पहले तो राष्ट्रपति को मिलता है भारत की संचित नीति से वेतन, राष्ट्रपति को, और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीएजी को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन मिलती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत सरकार के ऋण, ये सब भारत की संचित नीति से भरित होते हैं। भारत सरकार के ऋण भी भारत की संचित नीति से भरित होते हैं। किसको किसको हमने बताया? राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सीएजी का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन और भारत सरकार के ऋण, ये सब भारत की संचित नीति से भरित होते हैं। निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन इसमें से नहीं भरित होते हैं, भारत की संचित नीति से
भरित नहीं होते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन, और प्रधानमंत्री को भी वेतन इससे नहीं मिलता है, भारत की संचित नीति से। प्रधानमंत्री और जो है निर्वाचन आयोग के सदस्यों को भारत की संचित नीति से वेतन प्राप्त नहीं होता है। वित्त विधेयक भी लोकसभा में पेश किए जाते हैं, वित्त विधेयक भी लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं पेश किए जाते, वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं। अर्थदंड तथा जुर्माना धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। अर्थदंड तथा जुर्माना, अर्थदंड और जुर्माने की जो बात आती है, ये जो है धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। अर्थदंड और जुर्माना, ये जो है दोनों चीजें, अर्थदंड और जुर्माना धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। संसद को सामयिक निधि पर भरित व्यय को बढ़ाने की शक्ति नहीं है। संसद को सामयिक निधि पर भरित व्यय को बढ़ाने की शक्ति नहीं है, ध्यान रखना। संसद को सामयिक निधि पर भरित व्यय को बढ़ाने की शक्ति नहीं है संसद को।